हेलो फ्रेंड, तो आज के क्लास में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें से आज हम लोग करेंगे सीटेट में जो आया हुआ था हिंदी का क्वेश्चन करने वाले। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीटेट 2024 में आया हुआ जो क्वेश्चन था, उसका प्रीवियस क्वेश्चन का हिंदी करने वाले। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस जगह पे जो सीटेट पेपर 2, ठीक है, जो 6 टू 8 के लिए होती है, दिसंबर 2024 में आया हुआ, ठीक है। तो जो भी दिसंबर 24 में आया हुआ था उसका करेंगे आज का पेपर हिंदी का। एसएसटी का वाला पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो जो एसएसटी वाला और सीडीपी वाला नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। आज का पेपर में करेंगे भाग 3 में, इसमें से करेंगे जो पेपर 1 में, ठीक है। तो पेपर 1 में जो हिंदी रखे होंगे उसके लिए। चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वाला गद्यांश है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है और बताना है। तो देखिए ये वाला यहाँ पे 91 से लेकर 99 तक आपका रहेगा, तो पढ़ना है और बताना है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। शिक्षा क्या है? सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक और लिखित परंपराओं के वाहक भी होता है। इसको पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए तो बनाते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तथा यह पुरानी चीज़ों को घटाती है और स्वरूप बदलती रहती है। इसकी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष शिक्षा से पहले नए युग की नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है और समाज के प्राचीन परंपराओं, रीति-रिवाज जारी रखने और उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। ठीक है? संस्कृति का अनुरूप शिक्षा को देखने के साथ-साथ यह स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाई की होती है और ना ही बाहरी प्रभावों से रोका जा सकता है। उनके प्रभाव एक-दूसरे से समाज पढ़ने के बजाय संस्कृति अपने स्वभाव के आदान-प्रदान करती है और यह हमेशा प्रगतिशील और गहनशील होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें देखिए। अब बताइए, संस्कृति पर तरह-तरह के प्रभाव पड़े हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? पहला ऑप्शन है, यह शिक्षा की संस्कृति को अलग करके देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा को पृथक रूप से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी डी बोलता है, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोलता है तरह-तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो यह कैसे समझी जा सकती है? बताइए। चलिए, तो 91 का हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए तरह-तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पहले ये तो नहीं होगा, ये होगा नहीं। जब शिक्षा को हम क्या करें संस्कृति के साथ जोड़ के देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए आपको ज़िक्र किया होगा, जब संस्कृति के बारे में देखिए यहाँ संस्कृति के बारे में बोलते हैं, तो उनके संस्कृति के बारे में हम उसको जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा, क्योंकि यह प्रचलित है संस्कृति को कुछ नया जोड़ने का काम करती है, जब उसके साथ जोड़ कर देखेंगे, यह उनके सापेक्ष कार्य करेगी, ठीक है? आसान-आसान क्वेश्चन आया था, 92 में देखिए। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? पुस्तक, पर्यावरण, धर्म या शिक्षा? बताइए कौन देता है? तो हम देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़िए और बताइए। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ें? शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में पढ़िए, तो सही आंसर क्या होगा? प्रेरणा कौन देता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा देता है। नेक्स्ट 93 में, याद है शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देख सकते हैं? तो बताइए। राजनीति के रूप में, सांस्कृतिक रूप में, भौतिक रूप में या आर्थिक रूप में? देखिए शिक्षा को किस प्रकार के रूप में देखा जा सकता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, सारा आपको यहीं पेन से मिल जाएगी। चलिए, तो शिक्षा को देखिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए शिक्षा को सबसे पहले नए युग की संस्कृति, तो क्या है संस्कृति को विकसित करने का काम किया, वह या संस्कृति के रूप में देखने का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको जिक्र होगा, तो संस्कृति के कर्म शिक्षा को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, संस्कृति एक इकाई की होती है, ठीक है? तो यही आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर? संस्कृति। आसान-आसान क्वेश्चन है, ज़रूर ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा, आसानी है। 94 देखिए, इनमें से कौन-सा शब्द समूहों से भिन्न है? बताना है। प्रचलित रीति-रिवाज, सांस्कृतिक कर्म, आदान-प्रदान या मौखिक परंपरा? देखिए, ये इसमें बोला है, क्वेश्चन को बोला है कि कौन-सा समूह से भिन्न है? देखिए, समूह से भिन्न में क्या होता है? संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रकार करके जो ये आदान-प्रदान प्रक्रिया की जो होती है, ये भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आदान-प्रदान, तो आदान-प्रदान शब्द भिन्न होता है क्योंकि यह क्या है निरंतर संस्कृति में बदलाव करने का काम करती है और जबकि वस्तु, विचार एवं मान्यता आपसी लेन-देन से संबंधित है। ये क्या कहता है आदान-प्रदान, ये एक प्रकार का भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें देखिए, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशा है? तो देखिए, देश काल के सापेक्ष होती है क्या है? पहला ऑप्शन है, संस्कृति समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। संस्कृति देश काल के अंतर करती है। ऑप्शन सी, संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन बी, संस्कृति देश में घनिष्ठ संबंध बताती है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए, तो संस्कृति के बारे में पूछा गया, तो संस्कृति के बारे में इसमें क्या हो जाएगा? चलिए 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं संस्कृति समय के अनुसार क्या है परिवर्तन लाती है। देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। संस्कृति क्या है समय के अनुसार परिवर्तन लाने का काम करती है। तो उनका प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान में हमेशा यह प्रगतिशील भी होते हैं और समय के अनुसार में यह परिवर्तन भी लाती है। तो इसको इसमें दिया हुआ है, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इसमें पूछा गया है गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? सही बताना है। संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान-प्रदान नहीं होता है। संस्कृति गतिशील होती है। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। संस्कृति मुख्य विशेष उसका एकानीपन होता है। तो बताइए सही वाक्य कौन-सा आ जाएगा? चलिए, तो सही आंसर क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको ज़िक्र किया होगा संस्कृति के बारे में। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान-प्रदान प्रक्रिया यह हमेशा क्या था? प्रगतिशील होती है। तो ये वाला पॉज़िटिव बोला है, बाकी सारा नेगेटिव है, ठीक है? इसमें बोला सही वाक्य बताना तो संस्कृति क्या था? हमेशा यहाँ पे सी नंबर होगा, संस्कृति क्या था? गतिशील होती है। तो बी नंबर गलत कर रहे हैं, 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक? चलिए, 97 इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन-सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? कारक चिन्ह आपको पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, करण से, समाधान से, का, के, की, कर्तृगण, में से, है, अरे। बताइए कौन-सा नहीं होगा? तथा, से, के लिए, की। देखिए कारक चिन्ह नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में कारक चिन्ह नहीं है। तथा क्या है? ये कारक चिन्ह नहीं आता। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये क्या संज्ञक शब्द है, ठीक है? तो ये संज्ञक शब्द है जो एक या एक वस्तुओं को जोड़ने का काम करते हैं। तो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं तो ये एक संयोजक चिन्ह है। नेक्स्ट 98 देखिए। इसमें पूछा गया किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है सृजनात्मक, ऑप्शन में प्रचलित, ऑप्शन में संवर्धित, ऑप्शन में सामाजिक। तो ये एक शब्द का पर्याय मतलब प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ। देखिए एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। तो हम बता देते हैं। एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। देखिए उप मतलब पहले, तो ये पहले लगने वाला, ठीक है, ठीक है? और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला, ठीक है? उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला, प्रत्यय मतलब बाद में। तो देखिए इसमें बोला है कि प्रत्यय, तो देखिए सृजनात्मक नहीं होगा, प्रचलित नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, सामाजिक। इक का प्रयोग हो रहा है, सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। 99 देखिए, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों? रीज़न बताना है। यह परंपराओं को रूढ़ रूप देते हैं इसीलिए, यह रीति-रिवाज को परिचालक है इसलिए, यह परंपराओं को ज्यों की त्यों स्वीकार करती है इसीलिए, या मौजूद संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है इसलिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, इसका क्या कहते हैं? ये संस्कृति में कुछ नवीनता लाने का कार्य करती है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? ये संस्कृति में क्या कहते हैं? नवीनता, नया जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट भी आपको दिया होगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए। देखिए इस जगह पे पढ़िएगा, कहीं पे आपको मिलेगा। संस्कृति विकसित कार्य करती है और यह कहता है रीति-रिवाज को रखने, अद्वितीय सोचने की प्रेरणा भी देती है और स्पष्ट करती है और एकाई रूप से ये प्रभावी करती है। तो देखिए यहाँ संस्कृति को कुछ नया जोड़ने का कार्य करती है ना? देखिए संस्कृति निर्माही भी है क्योंकि यह परिचित में नया जोड़ने का कार्य करती है। सारा इसी से दिया हुआ है, आसान-आसान क्वेश्चन है, तो उसको आराम से देखिएगा तो उसको बना लीजिएगा, ठीक? चलिए, अगला देखिए यहाँ पे 100 से लेके 105 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है, पदांश को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। तो 2 आएगा, एक पहले आएगा, एक 2 आता है, तो दोनों को बताना है। चलिए, पढ़िए। कलम आज उनकी जय बोल, चला अस्थियाँ बारी-बारी, छिटकाई जिनके चिंगारियाँ, जो चढ़ गए पुण्य वेदी के लिए बिना गरज के मोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अनगिनत लघु दीप हमारे, तूफानी में एक किनारे, जल के बुझ गए हैं, तीन मांग नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएँ, उग रही है लू लपट दिशाएँ, जिनके सिंहासन से समी धरती अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये आपको कविता दिया हुआ है, अब इनकी पढ़िए और उसको बताना है। पहला प्रश्न देखिए, पद्यांश में सिंहनाद शब्द का आशय क्या है? पहला बताइए ललकार है, युद्ध ध्वनि है, संवेद स्वर है या सिंह की गर्जन? चलिए बताइए। सिंहनाद मतलब क्या होता है? चलिए, तो हम लोग पहले जानते हैं सिंहनाद। सिंहनाद एक और प्रतीक चिन्ह है। यह ऐसी ध्वनि है जिसमें से क्या कहता है सिंह की गर्जन को या जोशीला आवाज़ या ललकार या उग्र चुनौती आदि को संकेत या वीरता, जोश आदि करने का काम करती है। तो जोश लाने के लिए देखिए युद्ध की ध्वनि होगा, सिंह की गर्जन होगा, संदेश होगा या ललकार। तो क्या होगा इसका सही? ललकार होगा। तो क्या होगा? एक प्रकार के जोश, ज्वलनशील, जोश आदि वीरता आदि को प्रकार करते हैं, तो यह ललकार मतलब होता है इसका। नेक्स्ट, कलाम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? पहला है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। ऑप्शन बी सभी के लिए प्रशंसा के लिए लिखा जाए। ऑप्शन में सी लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए। ऑप्शन में जय जयकार के नारे लगाए जाए। तो बताइए क्या होगा? चलिए, सही आंसर क्या होगा? देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, ठीक है? तो क्या कलाम आज उनकी जय बोल तो किसका? देश के लिए। तो जो है हम कब पढ़ लेते हैं, तो मतलब क्या है समर्पित के लिए, मतलब जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं उनके लिए, उनकी याद में, उनके सम्मान के लिए, ठीक है? इसीलिए बोलता है उनके सम्मान के लिए, उनके यादगार के लिए, ताकि हर लोग युगों-युगों में उनको जाना जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, भिन्न शब्द आपको पहचानना है। लाल शिखाएँ, जला अस्थियाँ, पुण्य विधि या लघु दीप? बताइए कौन सा डिफरेंट है? चलिए,
तो देखिए यहाँ पे देखिए लाल सिकाएँ, पुण्य वेदी और लघुद्वीप। क्या है? लाल सिकाएँ, पुण्य वेदी और लघुद्वीप जो होते हैं ये सब क्या है? एक प्रकार का क्या है बताइए? तो ये एक प्रकार के क्या है प्रतीकात्मक तो ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। परंतु जो जला अस्थियाँ हैं एक प्रकार विध्वंस या जलने या जल के जो लास्ट में बचे शेष अस्थियाँ, तो शेष अस्थियाँ का काम करते हैं तो ये नेगेटिव बाकी सब वो सब सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों के लिए बलिदान कर दिया। यह भाव किस पंक्ति की मुख्य अर्थ है? पहला है, समी धरती रही अभी तक डोल, जो चर के पुण्य विधि के लिए बिना गर्व के मोल, कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांग नहीं स्नेह मुख खोल। बताइए क्या मतलब बलिदान के बारे में बताया है तो पंक्ति में क्या मुख्य अंतरित होती है? तो क्या होगा? बिना गर्दन का मोल। तो ये इसके बाद जब बोल रहा है, तो जो चर गिरे पुण्य विधि के लिए बिना गर्दन का मोल। तो मतलब यही बताता है कि क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आसान-आसान क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में सीटेट 2024 में आया हुआ था क्वेश्चन था, 14 दिसंबर का। अगला क्वेश्चन है, छिटकाई जिनने चिंगारी, तो क्या है छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्तियों में रेखा शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, बताइए? अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी या राजनीतिज्ञ? बताइए क्या होगा? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 104 104 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र सेनानी। तो चिटकाई चिंजरी मतलब दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये स्वतंत्र सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? जो उनकी वीरता के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगला, इस पद्यांत में कौन-सा भावना अभिव्यक्त हुई है? समाज सुधार के लिए, प्राकृतिक प्रेम के लिए, पाखंड विरोध के लिए, देश प्रेम के लिए? चलिए, तो किसके लिए? ये देश प्रेम के लिए, तो ये तो आसान ही है, तो देश प्रेम के लिए बताई गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 हम बोलते हैं सामग्री प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो सामग्री प्रामाणिकता किससे संबंधित है? पहला सत्ताहीन लोगों के द्वारा विकसित या लिखित सामग्री के लिए, जीवन के वास्तविक समय में विकसित लिखित सामग्री के लिए, वह सामग्री जो बच्चों के लिए घर से लेकर आते हैं, और समझिए अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री के लिए। पता है क्या होगा? क्या होगा? जो जीवन के आपके वास्तविक संदर्भों को विकसित या लिखित सामग्री सामग्री प्रामाणिकता इसी के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या है? जिसमें यह बता ना तो केवल सत्ताहीन लोगों के लिए निर्मित होता है और ना ही शैक्षणिक जो भी परंपराएं वहाँ के वहाँ यह क्या है दोनों के सत्य और प्रतिबिंब करती है या वास्तविक जीवन को दर्शाती है तो यह क्या है वास्तविक जीवन को दर्शाने का काम करती है। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशल के रूप में जाना जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बार बार इसको रिपीट करता है तो चलिए बताइए। पहला ऑप्शन पढ़ना और बोलना, ऑप्शन बोलना और लिखना, ऑप्शन श्रवण और पठन, ऑप्शन डी श्रवण और लेखन। चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हो जाएगा श्रावण और पठन। तो देखिए, श्रावण और पठन तो इसके बारे में हमको बता देते हैं। जिस इसमें क्या होता है, जिनसे व्यक्ति को जानकारी को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो इसमें जानकारी प्राप्त करने में सरलता, जिसको जानकारी प्राप्त करने में सरलता होता है। जैसे कि व्यक्ति सुन के या पढ़ के तो आसानी से उसको शामिल कर सकता है। ये दोनों व्यक्ति को निष्क्रिय रूप से जानकारी मतलब निष्क्रिय रूप से इसको जानकारी देते हैं। और उसी में एक आता है जो क्या कहता है जानकारी को ऊपर की ओर बढ़ाता है। जैसे कि चलिए, तो जैसे कि हम एक आता है सृजनात्मक, यहाँ पे होता है ग्रहणशील और एक होता है सृजनात्मक। सृजनात्मक, तो ये सृजनात्मक क्या होता है जिसमें से मतलब कि इसमें क्या होता है जो आपको हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक, तो उत्पादक होता है और एक रिसेप्टिव में जो ग्रहणशील होता है एक उत्पादक होता है। जिसमें से हम कहते हैं लेखन और बोलने दोनों का काम करते हैं। तो लिखने और बोलने का तो देखिए बोलने और लिखने का जो काम करते हैं इसको हम बोलते हैं सृजनात्मक कौशल। जो उत्पादक तो 2 पूछा जाता है। एक बोला ग्रहणशील तो बोलने श्रवण और पठन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है उत्पादक तो उत्पादक में बोलना और लिखना जिसमें से हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं तो ये उत्पादक कौशल के रूप में माने जाते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है। वह समझाती है कि किसी भी ऑडियो से बातचीत अर्थ समझाने के लिए श्रावण में प्रत्येक ध्वनि, शब्द, फिर वाक्य को सुनने को शामिल करती है और श्रावण अधिगम को किस उदाहरण के रूप में विस्तार सकती है? आपको बताना है। तो अपर्णा नाम की एक कक्षा की 5वीं की शिक्षार्थी है। वह समझाती है और ऑडियो को बातचीत करने के लिए बताते हैं। तो बताइए किसका इस्तेमाल करें? अधोमुखी या शीर्षमुखी इसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉटम अप, टॉप डाउन या बॉटम अप दोनों का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन में सी बोलता है यह ना तो टॉप डाउन और ना ही बॉटम अप का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन डी शीर्ष अधोमुखी या टॉप डाउन का। तो बताइए किसका इस्तेमाल वो कर रही है? बताइए फिर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए, सही जवाब पहले आंसर देख लेते हैं तो क्या होगा? अधो या शीर्षमुखी मतलब बॉटम अप। बॉटम अप क्या होता है? इसमें से जानते हैं देखें इसे एक एक बातचीत करने का एक तरीका या समझाने का एक तरीका होता है। इसमें क्या करता है सबसे पहले छोटे-छोटे ध्वनि या वैकल्यों को सुनाना होता है। जैसे कि क, ख,
क, तो छोटा-छोटा शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाएँगे। जैसे कि राम, तो राम बना हुआ तो पहले रो लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर म लिखेंगे। इस तरह छोटे-छोटे शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाने का काम करता है, तो यही अधोमुखी शिष्यमुखी के अंतर्गत में आता है। जिसमें से हम क्या कहते हैं, सबसे पहले छोटे-छोटे वाक्यों को देखेंगे और धीरे-धीरे उसको ऊपर की ओर, और ये क्या होता है, ये नीचे से लेके ऊपर की ओर जाता है। तो आप नीचे से लेके हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसको ऊपर की ओर जाते हैं। नीचे से लेके हम ऊपर की ओर, मतलब छोटे-छोटे वस्तुओं को छोटे-छोटे जोड़-जोड़ के हम एक सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं, तो ये अधोमुखी मतलब बॉटम अप। तो इसको याद रखिएगा, जो हम छोटे-छोटे वाक्यों को मिला के एक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं अधोमुखी। ठीक है? चलिए, तो समय 109 इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्र नीति, शिक्षा नीति एनईपी 2020 का सही नहीं है? तो बताना सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक रूपता विशेष भाषाओं को जोड़ना, ठीक है? अगला बोला है, विदेशी भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की रही 3 भाषाओं को शामिल नहीं करना। ऑप्शन सी है, फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शासन करना। ऑप्शन बी, माध्यमिक चयन के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं को जोड़ना। तो इसमें पूछा है, सही नहीं पूछा गया, तो सही कौन-सा नहीं होगा, ये पूछा गया, बताइए? चलिए, सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि इसमें हम फ्रेंच भाषा को अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया है ना, ये गलत है, ठीक है? तो यही इसका एनईपी 2020 का एक उद्देश्य लागू किया था कि इसमें क्या होता है, माध्यमिक चयन के दौरान हम अतिरिक्त विकल्प के रूप में उसको शामिल करना है, ठीक है? 1 मिनट सी नहीं, 1 मिनट यहाँ पे गलत कर दिए। सी नहीं होगा, तो इसमें तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में तो इसको शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में एक के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, तो यही वाला इसका अंतर्गत में नहीं आता, ठीक है? तो यही एनईपी से के शामिल के अंतर्गत बताया गया था कि इसमें अतिरिक्त अतिरिक्त भाषा के रूप में हम जोड़ सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ सकते हैं, परंतु इसके अंतर्गत में जो था विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना ये गलत है। तो ये बोल रहा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला 110, ब बहुत से भारतीय जो नागरिक के लिए नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, तो वह उस स्थान पे भाषा सीखते हैं और उनकी प्रेरणा को क्या कहते हैं? देखते होंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, एक स्टेट, अलग कंट्री, अलग जगह पे जाते हैं, तो जाने के दौरान क्या करते हैं, वहाँ की भाषा वो क्या करते हैं, रहने के दौरान वहाँ सीख जाते हैं। क्यों सीखते हैं? तो ये बताइए, आपको कारण बताना है। समकालीन प्रेरणा के लिए, यांत्रिक प्रेरणा के लिए, या ना तो यांत्रिक होता है और ना ही समकालीन के लिए, या समकालीन यांत्रिक दोनों के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो यांत्रिक प्रेरणा के लिए, तो यांत्रिक प्रेरणा क्या होता है? इसमें बताता है कि जब विदेशी के मतलब कि विदेश में वो जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो भारतीयों के उस देश में जो रहने के दौरान क्या भाषा सीखते हैं, क्यों? ताकि वो अपनी जो भी जीवन दैनिक आवश्यकता, तो यहाँ याद रखिएगा बस दैनिक आवश्यकता है। तो दैनिक आवश्यकता, तो दैनिक आवश्यकताओं जो उनकी बोलचाल, उनके सीखने के जो तरीके हैं, विधि, ताकि वो एक-दूसरे से क्या करता है, अपने पर्यावरण में जो भी वहाँ रह रहे हैं, उनके परिवेश में रह के अपनी भाषा को आदान-प्रदान करते हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन के ये के लिए तो वो वहाँ की भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक प्रेरणा कहलाते हैं। ठीक है? चलिए, 111, यहाँ एक पाठ्य सामग्री कुछ कथन है। पता लगाना है कि पाठ्य सामग्री में भाषा प्रयुक्ति जो रजिस्टर प्रतिनिधित्व कर रही है, तो क्या है? पहला देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखा है। इसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को महिला, पुरुष, धर्म, जाति, आदिवासी, शैक्षणिक स्तर पे सभी को क्या कहता है, समान रूप से देखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता को समाप्त हो चुकी है, असमानता को नहीं होनी चाहिए। कम लोकतांत्रिक और व्यक्तियों के रूप में, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया था, आपको बताना कौन-सा सही होगा। सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, और उसमें कानून प्रकृति है, और उसमें वैज्ञानिक प्रयुक्ति है या राजनीतिक प्रयुक्ति है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान प्रयुक्तियाँ। एक प्रकार क्या है, एक सामाजिक विज्ञान प्रयुक्तियाँ, ठीक है? तो ये है सामाजिक विज्ञान प्रयुक्तियाँ के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 करिए और बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भाषा में बोली के बारे में सही है? तो बताना बोली के बारे में आपको सही बताना है, ठीक है? पहला देखिए, एक भाषा की विभिन्न बोलियाँ बोलने से दूसरी बोलने की बात समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आते हैं। कभी-कभी भिन्न सामाजिक समूह के लोग एक भाषा विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। ऑप्शन में भाषा की बोलियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है। तो बताइए क्या सही है? चलिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 112 का डी। क्या हो जाएगा? 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा की बोलियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? भिन्न-भिन्न होती है। तो अलग-अलग क्षेत्रों में भाषा की बोलियाँ भिन्न-भिन्न होती है। तो ये याद रखिएगा। अगला 113 में, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य सांकेतिक अधिगम कौशल का सम्मिलित करता है? तो सांकेतिक
अधिगम कौशल का समृद्ध करता है? पहला ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, ऑप्शन में परियोजना कार्य, ऑप्शन में कोई एक लोक या आर्टिकल लिखना, ऑप्शन में रोल प्ले। तो देखिए समकालीन अधिगम कौशल का समृद्ध करता है कौन-सा? सही आंसर हो जाएगा परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य क्या होता है जिसमें से क्या कहते हैं, इसमें हम अपनी वास्तविक समस्याओं को खोजने, सहयोग करने, भिन्न दृष्टिकोण आदि को अवसर देते हैं तथा ये उन्नति की ओर बढ़ावा देता है, तो परियोजना कार्य इसका कार्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 114 नंबर देख लीजिए पहले। निम्नलिखित में से कौन-सा भाषा के बारे में जानना, भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? वाक्यात्मक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, युक्तिगत ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोषणात्मक ज्ञान भाषा के बारे में जानना होता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा की सामग्री को शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म गतिविधि करवा रहे थे। पूर्व ज्ञान अधिगम से जोड़ने के लिए वार्म गतिविधि करवा रहे थे। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थी को अधिगम पाठ्यक्रम सामग्री यहाँ पता है यहाँ कहानी चित्र देखने के लिए कहती है और अपने शिक्षार्थियों को क्या करवाना चाहती है। देखिए, एक टीचर है, क्या कहती है वहाँ पे एक मतलब कि एक्टिविटी करवा रही है बच्चों लोग को और वह क्या कहते हैं कहानी चित्र दिखाती है ताकि विद्यार्थी उससे क्या सीख सके। पहला ऑप्शन है चित्र को सराहना करना सीख सके, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना सीख सके, चित्रों को समझने की क्षमता को विकसित कर सके या चित्र के माध्यम से कहानी को मन में कल्पना कर सकते हैं। तो टीचर उनको जब मैप वगैरह दिखाया था तो उससे उनसे क्या उनको एक्टिविटी करवा रही है बताइए। तो उससे ये करवा रही है ताकि वो पाठ्य पुस्तक के बारे में अनुमान लगा सके कि अच्छी ये क्या चीज़ के बारे में हम लोग करने वाले हैं। तो पाठ्य सामग्री के बारे में वो अच्छी तरह से अनुमान लगा सकें। 116 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बताइए नहीं है। संस्कृत, तेलुगु, हिंदी या तमिल? तो शास्त्र भाषा के अंतर्गत में नहीं आती है बताइए। तो कौन-सा? हिंदी। तो आपका हिंदी शास्त्र भाषा के अंतर्गत में नहीं आता है, बाकी ये सब आते हैं, ठीक है? 117 इसमें पूछा शिक्षार्थियों द्वारा हुए गए अध्ययन उदाहरण को सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? सतत साबित आकलन, निपुणता आकलन, निरतात्मक परीक्षण या पोर्टफोलियो? बताइए क्या कहलाता है वो? तो आप लोग पढ़े होंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इसमें होता है कि बच्चों की जो भी एक्टिविटी आखिर वो उनकी एप्टीट्यूड में उनकी खामियाँ क्या है, वो कौन-कौन क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, कौन क्षेत्र में क्या कर रहा है, कितनी अच्छे पद्धति है, तो सारा का सारा एक फ़ाइल रहता है। इसमें सारा बच्चों की एक्टिविटी सारा चीज़ दिखाया जाता है। जब वो अगले क्लास में जाता है तो ये नेक्स्ट जो उनका क्लास टीचर रहता है उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके माध्यम से बच्चों की सारी एक्टिविटी को उनको पता चल जाता है। ठीक है? तो ये होता है पोर्टफोलियो। 118 निम्नलिखित में से कौन-सी युक्ति सदन में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? चलिए, पहले यहाँ पे देखिए सदन में भाषा प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना और जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग योग्य बनाना और शिक्षार्थियों को ध्यान खोजबीन खोजबीन के द्वारा उनके नियम की ओर दिलाना। बताइए कौन-सा निगतात्मक विधि, खोजबीन विधि, सचेत विधि या स्कीमा विधि? तो बताइए कौन-सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप बताइए। तो व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। चलिए, व्याकरण शिक्षण से समझे तो सचेनात्मक जागरूकता। तो क्या होता है बच्चों को ये इसमें क्या होता है तो बच्चों को पहले हम जैसे नियम, विधि आदि को तो आकर्षित करेंगे, साथ ही साथ उनकी जागरूकता भी पैदा करेंगे, ताकि उन्हें हमसे भाषा के साथ-साथ उनके जीवन की जो व्यस्त आता है, एक्टिविटियाँ हैं, उन सारे चीज़ को बताएँगे। तो भाषा के साथ-साथ उनके सजगता, जागरूकता आदि को भी हम बढ़ाएँगे। नियतात्मक विधि क्या है? हम सिर्फ इसमें नियम बताते हैं, रूल बताते हैं, ठीक है? एक इसको दिया कौन था? अरस्तू ने दिया था। अरस्तू को दिया था, तो इसमें हम नियम सिर्फ़ बताते हैं, जैसा कि नियम बताते हैं, उसके अनुसार उसको इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनना भाषा अधिगम में सर्वांगीण या सिस्टेमैटिक दक्षता क्या है? पहला है, इस बात को समझाना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं को एक वैज्ञानिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन बी, इस बात को समझाना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचना व्यवस्था होती है। ऑप्शन है, इस बात के समय सभी मनुष्यों के पास बहुत से भाषाओं की व्यवस्था होती है। ऑप्शन है, इस बात को समझाना कि प्रयोग लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस बात को समझाना कि प्रयोग में लाना कि भाषा की एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, एक व्यवस्था के कार्य के रूप में कार्य करती है। चलिए 120 क्वेश्चन कर लेते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। तो कार्य तैयार करती है पहले बताना है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। तो ये आपको दिया शिक्षिका ये करवा रही है, बाकी और कुछ नहीं कर बस उसको बता देगा रेगिस्तान के बारे में आप बताइए और उनकी जलवायु के बारे में कोई 5 स्टेटमेंट वाक्य लिखिए। तो बताइए क्या यह अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर से बताना है उसको। पहला प्रश्न देखिए, ये अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को कुछ बोलने और तैयार करने के लिए रेगिस्तान है, ठीक है? ऑप्शन बी, यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि यह शिक्षार्थी को रेगिस्तान के बारे में जानने की जानकारी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी,
यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें से संदर्भ की कमी है क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और समझिए यह अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों को भूगोल की किताब रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा इसलिए उनके पास बोलने की सामग्री है। बताना इसमें से कौन-सा अच्छा कार्य नहीं है, कौन-सा नहीं है? बताइए क्या रीज़न हो सकता है? चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो 120 का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छा कार्य नहीं है, रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि उन्हें संदर्भ में कमी है, क्योंकि उनका रेगिस्तान और उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है, रेगिस्तान और उनकी जलवायु की स्थिति के बारे में आपको बोला कि अपने से बनाइए, पर इसमें इसके बारे में टीचर उनका कुछ नहीं बताया कि रेगिस्तान में कैसे जलवायु होती है, कैसी एक्टिविटी होती है। वो सिर्फ़ एक तो कोई कुछ नहीं बताया, बस आपको बोला गया कि आप लोग अपने से बनाइए। ठीक है? चलिए। तो आज का हम लोग हिंदी का कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगी आपका जो इंग्लिश जो आपका इंग्लिश में सीटेट तो सीटेट 2024 का 14 दिसंबर ठीक है? तो 14 दिसंबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो आया हुआ क्वेश्चन उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर की देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आज का हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, ठीक है? तो उनके लिए ज़रूर ये सब प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके जाइएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, जय